वेलकम टू माय चैनल सिविल बेसिक्स 21। आज का जो टॉपिक लिया है वो है डिटेलिंग ऑफ बीम SMRF एज पर IS 13/920/2016 एंड अमेंडमेंट नंबर 1 एंड 2। ये डिटेलिंग ऑफ बीम जो की जा रही है ये IS कोड 13/920 के अनुसार है और साथ ही साथ इस कोड के जो दो अमेंडमेंट जारी हुए हैं, अमेंडमेंट नंबर 1 और अमेंडमेंट नंबर 2, उनमें जो परिवर्तन किए गए हैं, जो चेंजेज हुए हैं, उनको भी इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने इसी टॉपिक पर अपलोड किया था जिसमें ये अमेंडमेंट का प्रोविज़न उसमें नहीं किया गया था। तो ये इन अमेंडमेंट के साथ संशोधित रूप में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं केवल बीम डायमेंशन और लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट इन बीम। बाकी इसका शेष भाग अगले वीडियो में आएगा। तो प्रारंभ करते हैं बीम डायमेंशन। सबसे पहले तो यहाँ पर डिटेलिंग ऑफ बीम का जो इस कोड में उल्लेख किया गया है वो क्लास 6 है के अंतर्गत किया गया है। क्लास 6 है। क्लास 6 में इसका सबसे पहले जनरल नोटिफिकेशन कि ये क्लास 6 किस तरह की बीम में एप्लीकेबल है, तो उसमें जो कोड की भाषा है उसको पहले समझें। क्लास 6 का जो 6.1 क्लास है, सबसे पहला 6.1, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है इट इज एप्लीकेबल टू द SMRF बीम इन विच फैक्टर्ड एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नॉट ग्रेटर देन 0.08 FCK। इसका अर्थ है कि जिन धरणों में एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस अक्षीय संपीड़न प्रतिबल 0.08 FCK से अधिक नहीं होता, यानी कम रहता है, उन धरणों पर ही ये क्लाज के नियम या इस क्लाज के नियम लागू होते हैं। यानी दिस रूल्स ऑफ दिस क्लाज आर एप्लीकेबल टू ओनली दोज बीम्स हुज एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज लेस देन 0.08 और नॉट ग्रेटर देन 0.08 FCK। सेकेंड पॉइंट पर दिया है कि अगर इफ़ इट एक्सीड्स, अगर इसकी वैल्यू 0.08 FCK से ज़्यादा है, यानी इससे ज़्यादा हो जाती है, उस केस में कोर्ट की रिकमेंडेशन है कि देन इट शैल बी डिजाइंड एज कॉलम। तब इसका एक कॉलम की तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए एज पर IS 456 इन एडिशन टू क्लाज 7। यानी अगर एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू 0.08 FCK से ज़्यादा है, उस केस में इस बीम का डिज़ाइन एक कॉलम की तरह से किया जाएगा और उस कॉलम में किसके अनुसार, एज पर IS 456, यानी कोड 456 के अनुसार ही करेंगे। इन एडिशन टू, और उसके साथ साथ क्लास 7 में 13/920 के क्लास 7 में जो प्रावधान दिए गए हैं, साथ साथ में उनका भी पालन करना होगा। तो यहाँ पर ये दो कंडीशन है कि एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस का मान 0.08 FCK से कम होने पर ये क्लास 6 के नियम लागू होते हैं और इससे अधिक होने पर क्लास 7 और IS 456 के अनुसार इस बीम का एक कॉलम की तरह से डिजाइन करना होता है। तो इस नियम के बाद हम स्टार्ट करते हैं बीम डायमेंशन। तो बीम डायमेंशन में यहाँ देख लीजिए, बीम के डायमेंशन यहाँ दिखाए हुए हैं। इसकी चौड़ाई को स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया है और गहराई को कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहला इसमें 6.11 क्लास जो है, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि चौड़ाई और गहराई का अनुपात B और D का रेशियो ये 0.3 से अधिक होना चाहिए। यानी ये अनुपात
प्रेफरेबली यानी जहाँ तक संभव हो इसका मान अधिक ही रखा जाए। यानी प्रेफरेबली का मतलब है कि इन स्पेशल केसेस इट कैन बी रूल्ड आउट, यानी इसका वायलेशन भी किया जा सकता है। तो जहाँ तक संभव हो वहाँ तक ये रेशियो जो है 0.3 से अधिक ही होना चाहिए। 6.12 क्लाज में दूसरा क्लाज है, इसका अगला पॉइंट है बी यानी चौड़ाई। बीम की जो चौड़ाई है ये 200 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो बीम की चौड़ाई 200 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें के बारे में देखें, बीम की चौड़ाई आजकल जो भी ब्रिक मशीनरी बनती है वो ट्रेडिशनल ब्रिक के द्वारा ही बनती है। ट्रेडिशनल ब्रिक की जो मोटाई होती है वो 1 ईंट की मोटाई होती है। तो 1 ईंट की कम से कम होती है जो लोड बियरिंग बाल्स हैं उसकी 230 mm होती है चौड़ाई। उसी के ऊपर प्रायः बीम बनाई जाती हैं, कॉलम भी उसी के अनुसार ढाले जाते हैं। तो इसकी चौड़ाई हम 200 की जगह पर 230 उस केस में रख सकते हैं। हालांकि कोर्ट की रिकमेंडेशन यही है कि मिनिमम जो है ये 200 मिलीमीटर का ही ये रूल है। तो 200 मिलीमीटर से कम इसकी चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। 6.13 नेक्स्ट क्लाज में दिया है कि इसकी गहराई के बारे में है। बीम की जो गहराई है ये क्लियर स्पान यानी बीम का जो क्लियर स्पान है उसका 1/4 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। यानी गहराई के बारे में प्रतिबंध है कि ये गहराई स्पान के 1/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो है एक पर्टिकुलर ये केस है ओवरहेड टैंक में जो फ्रेम स्टेजिंग होती है उसमें बनने वाली फ्लोर बीम, इस पर ये जो है रूल एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सभी प्रकार की बीम में ये नियम या ये क्लाज लागू होता है। तो ये क्लाज केवल एक ही स्थिति में नहीं लागू होता है जो कि यहाँ दिया हुआ है, नॉट एप्लीकेबल टू द फ्लोर बीम ऑफ फ्रेम स्टेजिंग ऑफ OH टैंक, OH वाटर टैंक यानी ओवरहेड वाटर टैंक। तो नेक्स्ट क्लाज है 6.14। तो 6.14 क्लाज में जो दिया है इसको देख लें ध्यान से। इस क्लाज का उल्लेख हमने पिछले वीडियो में नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं इस क्लाज को भी ले रहा हूँ। विड्थ ऑफ बीम, एक्चुअली ये क्लाज जो है वाइड बीम के संबंध में है। जो बीम किसी कारण से गहराई उसमें नहीं दी जा सकती, यानी जितनी लोड के अकॉर्डिंग आवश्यक गहराई है उतना दिया जाना संभव नहीं है, और ये प्रतिबंधित है या रिस्ट्रिक्टेड है कि इसकी गहराई इससे ज़्यादा नहीं रखी जा सकती। उस केस में हमको बीम की चौड़ाई ही बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि लोड ज़्यादा है। तो लोड ज़्यादा के लिए बीम की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ को गहराई से न बढ़ा करके जब चौड़ाई में बढ़ाया जाता है तब बीम वाइड बीम कहलाती है। तो ये वाइड बीम के संबंध में ही रूल है, और इस रूल को समझने के लिए हम पहले फिगर देख लें। ये हमारा एक कॉलम है, कॉलम के ऊपर ये एक बीम बनी हुई है। बीम का साइज ये है, यानी बीम की ये चौड़ाई है बीम की। तो बीम हमारा कॉलम से बाहर ज़्यादा चौड़ा है, यानी बीम की चौड़ाई जो है कॉलम के भुजा से ज़्यादा है, यानी ओवरहैंग करते हुए ये बीम लटकी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉलम जा रहा है, इस कॉलम में ये बीम हमारी ये इस तरह से बनी हुई है, इस शेप में है, यानी चौड़ाई ज़्यादा है गहराई कम है इसकी। तो ये वाइड बीम है, इसकी चौड़ाई BW ये है। इधर कॉलम के जो 2 भुजाएं हैं इनमें से इस भुजा को जो कि बीम की चौड़ाई के पैरेलल है इसको C2 से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो बीम की लंबाई की दिशा में है उस भुजा को C1 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये कॉलम की दोनों भुजाएं हैं C1 और C2। तो अब इस रूल को समझें। इसमें रूल में लिखा हुआ है विड्थ ऑफ बीम यानी बीम की चौड़ाई BW अधिक नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन किससे C2 यानी ये चौड़ाई प्लस ए डिस्टेंस ऑन आइदर साइड, यानी इसके दोनों तरफ जो ये दूरी है, यानी ये डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ सपोर्टिंग मेंबर। सपोर्टिंग मेंबर मतलब कॉलम। तो सपोर्टिंग मेंबर के दोनों तरफ इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ A एंड B। नीचे जो A और B की वैल्यूज दी गई हैं
उनमें से जो छोटा हो उसी के बराबर लिया जाना है। यानी C2 के बाहर दोनों तरफ जो है ये दूरी है, मान लो ये C2 है और ये हमारी दूरी A है, A इस तरफ है और A ही दूरी इस तरफ है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कुल चौड़ाई हमारी ये बीम की चौड़ाई कहलाएगी, ये बीम की चौड़ाई है। तो यहाँ पर रूल को फिर से एक बार समझ लें। विड्थ ऑफ बीम BW शुड नॉट बी ग्रेटर देन C2 प्लस डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ सपोर्टिंग मेंबर इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, वेयर स्मॉल a इज इक्वल टू C2 एंड स्मॉल b इज इक्वल टू 0.75 C1। यानी C1 का दूसरी भुजा जो है कॉलम की, इसका 0.75 गुना। इन दोनों में से जो छोटा हो उसी के बराबर ये A लिया जाता है। यहाँ इसका अर्थ है कि C2 तो यही पूरा लिया जाएगा और A की वैल्यू कितनी ली जाएगी, ये C2 और C1 का 0.75, इनमें से जो छोटा हो C2 तथा C1 का 0.75, इन दोनों में जो छोटा हो उसके बराबर A लिया जाएगा। और फिर इस तरह से C2 हमारा BW अब कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए BW बराबर C2 प्लस 2A, C2 प्लस 2A, A इधर से और A इधर से, इस तरह से C2 प्लस 2A के बराबर ये BW हो जाएगा बीम की चौड़ाई। वेयर A इज द स्मॉलर ऑफ C2, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी ऊपर भी डेफिनेशन में था। A इज द स्मॉलर ऑफ C2 एंड 0.75 C1। अब इसके बारे में देखें। नोट फॉर सर्कुलर कॉलम, अगर ये कॉलम यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर के स्थान पर सर्कुलर कॉलम अगर प्रयोग किया गया है और बीम इसी तरह की डाली गई है, तो उस केस में ये सजेशन है कि C2 शैल बी रिप्लेस्ड, C2 के स्थान पर बाई 0.8 DC, यानी C2 के स्थान पर हम 0.8 DC रख सकते हैं, जहाँ पर DC जो है कॉलम का डायमीटर है। हालांकि इस पॉइंट का उल्लेख है इस 13920 के कोड में नहीं किया गया है, लेकिन एक वेबसाइट है IITGK, उसमें इसका उल्लेख है और ये उचित भी है कि भाई कॉलम केवल रेक्टेंगुलर ही नहीं होते, सर्कुलर भी होंगे। तो सर्कुलर के केस में क्या किया जाए, तो ये उनके द्वारा इस वेबसाइट में इसका उल्लेख है, हम उसी का उल्लेख यहाँ पर एज इट इज कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। अब जो बीम हमारी है, ये बीम है, इस बीम में हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी डालेंगे, यानी शियर रेनफोर्समेंट भी डालेंगे, जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के बारे में यह है कि शैल बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द बीम, यानी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो है पूरी बीम की लंबाई में डाला जाएगा, बीम की पूरी लंबाई में डाला जाएगा, इंक्लूडिंग विद इन ज्वाइंट, जिसमें ज्वाइंट भी शामिल हैं। यानी ये छल्ले हमारे कॉलम से होकर के भी जाएंगे, जहाँ सपोर्ट है कॉलम का, जहाँ ज्वाइंट बना हुआ है कॉलम के साथ बीम का, तो ये कॉलम के अंदर से होता हुआ हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी जाएगा और बाकी बीच के हिस्से में सभी जगह से होकर के जाएगा। इस तरह से ज्वाइंट समेत या ज्वाइंट सहित बीम की पूरी लंबाई में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा और ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इस चित्र के भांति प्रोवाइड किया जाएगा। जरा देखिए इस चित्र में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट किस तरह डाला गया है। जब हमारी ये बीम का साइज है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, गहराई कम है, चूँकि वाइड बीम है, तो इसमें हमारा ये एक तो स्ट्रप ये इस तरह से जा रहा है पूरा का पूरा, यहाँ पर स्ट्रप्स का अलग से डिटेल दिखाया हुआ है। ये स्ट्रप्स यू शेप में पहले पूरा डाला जाएगा, यहाँ से शुरू करके यहाँ से यहाँ तक इस तरह से डाला जाएगा। तो ये एक तो स्ट्रप हो गया यू आकार का, और यू आकार के ऊपर एक जो है ये हमारा क्रॉस लिंक ऊपर से बनाया जाएगा। क्रॉस लिंक में एक सिरे पर 135 डिग्री का एंगल होगा, दूसरे सिरे पर 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर 135 का एंगल है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों लाइनें नज़र आएंगी और यहाँ पर ये हुक जो है 90 डिग्री का होने की वजह से केवल एक तरफ ये लाइन दिखाई देगी। इस चित्र में यहाँ भ्रमित न हो, इसको समझ लें
कि चूंकि ये क्रॉस टाई हमारी इस तरह से आ रही है और इसका 90 डिग्री बेंड यहाँ पर है, तो ये इधर की जो लाइन है ये नहीं बनानी होगी। ये लाइन केवल सीधी आएगी और केवल ये जो यू हुक है, यू हुक का हमारा भुजा यहाँ से आकर के अंदर 135 डिग्री पर बेंड हो रही है। तो ये तो हमारा ये दो छड़ें हो गई, यू और क्रॉस लिंक। इसके बाद चूँकि इसकी पूरी लंबाई में यहाँ ये कई लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स पड़े हुए हैं, ये है स्टील बार्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे जो है बार्स, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स हैं। इनको घेरते हुए एक छल्ला यहाँ पर अलग से डाला जाएगा, वो यहाँ पर दर्शाया हुआ है। ये छल्ला इस तरह से पड़ा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे आएगा, फिर यूँ ले जा करके इस तरह से घुमाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो है इस साइड में जो बाहर का निकला हुआ भाग है उसमें डाला जाता है। जैसे कॉलम के बाहर का हिस्सा जितना है बीम का, उसी के अंदर ये छल्ला डाला जाएगा। एक इस सिरे पर डाला जाएगा, एक इस सिरे पर डाला जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट का शेप है, किस प्रकार का ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो ये डिजाइन है इसके ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट का। तो ये वाइड बीम का के बारे में कोड का उल्लेख था 6.14 क्लाज में। और अब इसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट जो है ये क्लास 6.2 में दिया हुआ है कोड में। तो इसके बारे में देखिए 6.21। सबसे पहले 6.21 में जो है दिया है बीम शैल हैव एट लीस्ट 2 बार्स। बीम शैल हैव एट लीस्ट 2 बार्स ऑफ 12 mm डायमीटर ईच एट द टॉप एंड बॉटम। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि बीम के टॉप और बॉटम दोनों सिरों पर कम से कम 2 छड़ें 12 मिलीमीटर की अवश्य डालनी चाहिए। इससे कम स्टील किसी भी भाग में, न टॉप में और न ही बॉटम में, इससे कम इस्पात बीम में कभी भी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। ये है हमारे क्लाज 6.21 का जो पहला पार्ट है उसका मतलब। और इसका सेकेंड पार्ट जो है बी, उसमें है मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील। मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेशियो, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेशियो रिक्वायर्ड ऑन एनी फेस एट एनी सेक्शन पी मिनिमम इज इक्वल टू 0.24 √FC अपॉन FY। ये हमारा मिनिमम स्टील के लिए किसी भी फेस में है, रूल दिया हुआ है। इससे जो पिछला कोड था 1993 का, उसमें परसेंटेज के रूप में एक टेबल में ये वैल्यूज़ दी गई थी। अब उसको चेंज करके 2016 के कोड में ये पी मिनिमम के लिए सेपरेट फार्मूला दे दिया गया है। इसी तरीके से पी मैक्सिमम के लिए भी एक फार्मूला दे दिया गया है, जहाँ पर पी मिनिमम जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेशियो है, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेशियो, और पी मैक्सिमम है हमारा मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेशियो। यानी ये अनुपात में व्यक्त किया गया है फार्मूले में। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो इसमें 100 का गुणा करके स्टील का परसेंटेज भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पी मिनिमम का जो फार्मूला है वो 0.24 √FC अपॉन FY है। और अगले क्लास में 6.2.2 में मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील का रेशियो दिया गया है। इसके लिए जो फार्मूला कोड ने दिया है वो है पी मैक्सिमम बराबर 0.025। तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं पी मिनिमम के लिए और ये पी मैक्सिमम के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं 6.23 में क्या लिखा है। लॉन्गिट्यूडनल स्टील एट बॉटम फेस शैल बी एट लीस्ट हाफ ऑफ द टॉप फेस स्टील एट द सेम सेक्शन। ये इस क्लास का मतलब इस फिगर के द्वारा समझ लें। ये कॉलम है, ये बीम इससे जॉइंट बना हुआ है, बीम कॉलम जॉइंट है, सिरे का है। ये बीम का रिइंफोर्समेंट आ रहा है, इस तरह से मुड़ा हुआ है। ये बॉटम का स्टील आ रहा है, ये ऊपर को मोड़ा गया है। यहाँ पर जहाँ जॉइंट लगता है बीम का कॉलम के साथ, वहाँ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न होता है। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के कारण इसके टॉप फेस में स्टील की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, रखी जाती है, और बॉटम में स्टील की मात्रा
कम की जा सकती है। अगर ऐसा किया गया है तो टॉप फेस में इसके जंक्शन के पास टॉप फेस में जो स्टील की मात्रा है और इसको अगर AST से रिप्रेजेंट किया गया है तो ये रूल ये कहता है कि इसके बॉटम फेस में स्टील की मात्रा टॉप फेस में दी गई स्टील की मात्रा के आधे से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कम से कम आधी स्टील यहाँ पर जरूर रहनी चाहिए। आधी या इससे अधिक रखी जा सकती है, आधे से कम नहीं रखी जा सकती है। तो अगर इस स्थान पर, लेकिन ये एक ही लेवल पर होना चाहिए, इसके लिए कहा गया है सेम एट द सेम लेवल, एट द सेम सेक्शन, एक ही सेक्शन पर। तो अगर इस जगह पर स्टील की मात्रा AST है तो इसके ठीक नीचे स्टील की मात्रा AST/2 होगी। ये हमारा 6.2.3 क्लॉज का स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट 6.24 में क्या कहा गया है, इसको समझे। एट एनी सेक्शन ऑन द टॉप और बॉटम फेस एट लीस्ट AS/4 स्टील इज प्रोवाइडेड। यहां यह कहा गया है कि हम इसी फिगर में कह सकते हैं कि बीम के किसी भी सेक्शन पर, बीम के किसी भी सेक्शन, ये सेक्शन कहीं भी लिया गया हो, इसके टॉप में हो या बॉटम में हो, किसी भी स्थान पर स्टील की मात्रा, इस स्टील की मात्रा जो कि यहां पर प्रोवाइड की गई है, इसके 1/4 यानी AST/4 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी बीम के किसी भी खंड में ऊपर अथवा नीचे स्टील की मात्रा, ये AST जो स्टील पड़ी हुई है यहाँ पर टॉप में और जॉइंट के फेस पर, कॉलम फेस पर, उस स्टील की मात्रा का 1/4 से कम नहीं होनी चाहिए। ये रूल है 6.24 में। इसके आगे भी है, वो ये लिखा है कि इन केस ऑफ डिफरेंट स्टील एट 2 सपोर्टिंग कॉलम फेस लार्जर ऑफ द 2 इज कंसीडर। यानी जैसे एक ये हमारा कॉलम है, एक दूसरा कॉलम इधर है, यहां पर स्टील की मात्रा और यहां पर स्टील की मात्रा, अगर इनमें अंतर है, यानी एक जगह स्टील कम है, एक जगह ज़्यादा है, डिजाइन के अकॉर्डिंग जो है स्टील की मात्रा, अगर दोनों सिरों में अलग अलग स्टील की मात्रा आती है तो एक जगह पर स्टील की मात्रा अधिक होगी। उसमें यही कहा गया है कि जिस सिरे पर स्टील की मात्रा अधिक हो, यहाँ AST जो है उसी स्टील की मात्रा को प्रयोग किया जाएगा। तो AST की गणना हम इन दोनों में से जो अधिक हो उसको लेकर के करते हैं। ये है हमारे अगले सेंटेंस का मतलब। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज को टेकअप करते हैं 6.25 में। इसमें ये हमारा कॉलम है, ये बीम है, इसमें बीम का ये रेनफोर्समेंट आया, नीचे को चला गया, नीचे से जो बॉटम में आ रहा है ये ऊपर को मोड़ दिया जाता है। इसमें कॉलम के अंदर जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टील है बीम की, कॉलम के अंदर कितनी लंबाई दबाई गई है, एम्बेड की गई है, ये उस लंबाई की गणना के लिए ये क्लॉज है। एट एन एक्सटीरियर जॉइंट, ये एक्सटीरियर जॉइंट पे ही एप्लीकेबल होता है, इंटरमीडिएट जॉइंट में नहीं, जो सिरे का जॉइंट है, क्योंकि इसके इधर बीम नहीं होनी चाहिए, केवल एक सिरे से बीम जुड़ी हुई है, तभी लागू होता है कि इसके कॉलम के इनर फेस से कॉलम के अंदर जो छड़ की कुल लंबाई दबाई गई है ये कितनी है। इसको अगर हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यहाँ पर x से रिप्रेजेंट किया गया है। ये दूरी कौन सी है, कॉलम फेस के इनर पॉइंट से लेकर के कॉलम के अंदर जितनी छड़ की लंबाई है वो पूरी लंबाई x से रिप्रेजेंट की गई है। तो x कोड के अनुसार किसके बराबर है, LDT प्लस टेन डाया माइनस एंकरेज फॉर 90 डिग्री बेंड। ये जो रूल दिया है ये IS 13920/2016 में दिया है। इसके पुराने कोड में यहाँ पर एंकरेज फॉर 90 डिग्री बेंड नहीं लिखा था, केवल LDT प्लस टेन डाया ये शब्द लिखा हुआ था। यानी पिछले कोड में केवल ये दो ही वैल्यू थी,
पुराने जितने भी मैटर हमको बुक्स में मिलेंगे पुराने कोड के अनुसार 93 कोड के अनुसार उसमें केवल LD प्लस 10 डाया ही लिखा मिलेगा। लेकिन नए कोड में ये प्रोविजन और बढ़ाया गया है माइनस एंकोरेज फॉर 90 डिग्री बेंड। जरा इसका रीजन समझें, आखिर ऐसा क्यों किया गया होगा। एक्चुअली LDT प्लस 10D जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापी गई थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापी गई थी, और ये टोटल डिस्टेंस यानी इतनी लंबाई हमारी थ्योरेटिकली होनी चाहिए अंदर, तो इतनी लंबाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ये छड़ सीधी होती तब तो ये सही था फार्मूला, क्योंकि उस समय बेंड जो ये 90 डिग्री का बेंड बना हुआ है यहाँ पर, इस बेंड के कारण जो एंकोरेज हमको मिल जाता है, केवल बेंड कर देने से जो एंकोरेज वैल्यू प्राप्त होती है, उस एंकोरेज वैल्यू को पहले कंसीडर नहीं किया गया था। इसीलिए LDT प्लस 10 डाया इस फार्मूले का प्रयोग पहले किया गया था। लेकिन जब इसको कंसीडर हम करेंगे, क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब ये बेंड बना हुआ है तो इसमें एंकोरेज वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो एंकोरेज वैल्यू ऑफ 90 डिग्री बेंड जो है ये हमको पहले से ही मिल जाती, केवल इसको 90 डिग्री बेंड कर देने पर। तो इसकी वैल्यू के कारण इसकी जो टोटल लंबाई में हम इतनी कमी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी एक्स्ट्रा लंबाई ये डाया हमको ये मिल गई। इसीलिए इस पूरी लंबाई में से जो है 90 डिग्री की जो एंकोरेज वैल्यू है वो 8 डाया होती है, 8 डाया को घटा दिया जाता है। तो इस तरह से हम x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए LDT प्लस 10 डाया माइनस 8 डाया के द्वारा कैलकुलेट करेंगे, जिसमें LDT क्या है, डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन है। ये फार्मूले में टेंशन में ही जो है डेवलपमेंट लेंथ निकाली जाएगी, और ये 10 डाया है। यहाँ पर ध्यान दें कि कुछ जगह पर डाया के लिए फाई शब्द का प्रयोग न करके DB का प्रयोग किया गया है, D और स्मॉल b। तो या तो हम DB लिखें, ये इसका मतलब भी डाया ऑफ बार है, और ये भी डाया ऑफ बार को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम फार्मूला किसी भी रूप में लिख सकते हैं, या तो फाई के पदों में लिख सकते हैं तथा DB के पदों में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 6.25 का क्लाज। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में जो क्लाज 6.2 है उसमें ये 5 बिंदु हैं, 6.21, 6.22, 3, 4 और 5। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बारे में ये कंप्लीट हुआ मैटर। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिए। शीघ्र ही अगला वीडियो बीम की डिटेलिंग के संबंध में वो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।